हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, अब गेट 23 का एग्जाम जस्ट नजदीक आते जा रहा है। अब 2 महीने बचे हुए हैं। आईआईटी कानपुर ने भी अपना शेड्यूल लॉन्च कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि फौरी को एग्जाम है, फर्स्ट लॉट है, पहला पेपर कंप्यूटर साइंस का है। इसकी वजह से जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है थोड़ा सा घबरा जाता है, यार पहला पेपर ही मुझे देना है। लगता है ये पहला हम ही को फाइट करना है। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। होता है, नेचुरल सी बात है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी पर्सन को जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी रहती है उनको भी थोड़ा सा उनका जो धड़कन है बढ़ने लगता है, घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। डर को कभी भी आपको क्या नहीं करना है, उसको समय नहीं देना है। आपके अंदर अपने ये जो डर होता है अपने भीतर ही तो होता है। उसको आपको टाइम नहीं देना है। उसको आपको पालना और पोसना नहीं है। जितना उसको आप पालेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना वो ज्यादा आप पे हावी होता जाएगा। तो डरना नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसी पे एक वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके सीनियर्स कैसे मेंटेन करते थे, ये 2 महीने के अंदर में आपको कैसे मेंटेन करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे ऊंचाई तक पहुंचाना है, जिससे हमारा रास्ता थोड़ा इजी हो जाए, हम अपने डेस्टिनेशन को पालें। ठीक है, तो हमने भी कुछ पॉइंट्स नोट किया हुआ है। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा बहुत बताना चाहता हूँ और गाइड भी करना चाहता हूँ कि ये 2 महीने कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नजदीक आता है, एग्जाम नजदीक आता है, तो बच्चों का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। और इसी बीच में बहुत सारे लोग लीव आउट कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, अरे नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखेंगे, तो मैंने पहला ही पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल फियर। फियर ही तो है यार जो चीजों को करने से हमें रोकता है। नहीं, फियर नहीं करना है, डरना नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया कि डर को, जो हमारे अंदर का डर है, उसको पालना और पोसना नहीं है, उसको टाइम देना ही नहीं है। जिस वे में आपकी प्रेफरेंस चल रही है, जिस ले में चल रही है, उस ले में आगे बढ़ना है। डर यहाँ पे किस बात का होता है, मेरी टॉप 100 रैंक नहीं आई तो, मेरी 1000 रैंक आ गई तो, मेरी 1500 चली गई तो शायद कुछ मिलेगा नहीं, 2000 पे, और लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया यार तुम्हारी 2000 रैंक आई गेट में तो फालतू किसी काम का नहीं है। ये कौन बोला? ऐसे बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, यार तेरी 2500 रैंक है, कुछ नहीं होगा तेरा। ठीक है, देखो अच्छी रैंक आती है, टॉप 100 रैंक आती है, लेकिन हर बच्चे की टॉप 100 रैंक नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे कई टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनका बिल्कुल टारगेट होगा टॉप 100 रैंक लाना होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन एवरेज में होगी। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि किनकी प्रिपरेशन गुड है तो उनको क्या करना है, जिनकी प्रिपरेशन एवरेज है उनको क्या करना है, जिनकी प्रिपरेशन पुअर है उनको क्या करना है। ये पूरा प्लान लेके आया हूँ मैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, रैंक के बारे में अभी सोचने की क्या जरूरत है। सोचना ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 1500 रैंक आएगी तो भी मिलेगी, 2000 मिलेगी तो आएगी। हाँ, लेकिन हमारी जो दिल की इच्छा है वो पूरी हो तो ज्यादा अच्छी है। यदि हम लास्ट तक लगे रहेंगे तो क्लिक कर जाएंगी चीजें। और जैसे हम सोचते ही रह जाएंगे तो चीजें फिर क्लिक नहीं हो पाएंगे, मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगा। क्योंकि आप वहां पे टाइम खराब कर दिए जिसके बारे में आपको सोचना नहीं था, डर की वजह से। तो डरना नहीं है, क्योंकि फियर ही है जो आपको लैग कर देता है, पीछे कर देता है, ढकेल देता है पीछे। नहीं डरना है, बस मन लगाना है और अपनी स्पीड में आगे बढ़ना है। ठीक है, डर की वजह से देखो ना, सर्कस में शेर को लोग डरा के रखते हैं, जबकि शेर एक बार दहाड़ दे तो सर्कस वाला पता नहीं कहाँ भाग जाएगा वो। और एक बार झपटा मार दे ना, सर्कस वाला जो आदमी है वो अंदर आएगा नहीं दोबारा। इतनी ताकत होती है उसमें। लेकिन उसको एक डर, या उसको ऐसा पाला पोसा गया है कि उसकी वजह से वो बेचारा एक गुलाम की जिंदगी बिता रहा है, जबकि शेर है वो। हाथी इतना बड़ा शरीर होता है, लेकिन उसको लोग चैन में बांध के रखते हैं यार, एक बार झटका देते चैन टूट जाएगी। एक बार हाथी पागल हो जाए तो उसके सामने पूरा गांव का गांव तबाह कर देगा वो। रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा पाला गया, पोसा गया है। अब उसको डर आ गया कि यार चैन तो टूट ही नहीं सकती मेरे से।
बचपन से उसके चैन बांध के रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन उसको अपनी ताकत का एहसास हो जाए, मुझ में इतनी ताकत है यार, चैन की कोई औकात नहीं मेरे सामने, कर से तोड़ देगा वो। ये तो पागल हो गया तो खत्म कहानी सबकी। ठीक है। डरना नहीं है, अपनी ताकत को पहचानना है, उस रेस में अपने को मेहनत करना है। हनुमान जी थे, उनको भी याद नहीं था यार मुझ में इतनी शक्ति समुद्र लांघने की, याद दिलाया गया उनको। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको भी याद दिलाना पड़ता है यार, तुम ही हो जो कर सकते हो। वाकई में मैं तो ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट ही है जो अपने लिए कुछ कर सकता है। अपना भला आपको खुद करना पड़ेगा। और वह सोच, पॉजिटिव सोच। तो पॉजिटिव सोच नेसेसरी है, जरूरी है। मन में सोचो हमेशा, जैसा सोचोगे वैसा ही रास्ता बनता है। हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें ही निकल के आएंगी। आपको हमेशा सोचना है यार ये एग्जाम तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिन भर में 4 बार आप अपने आप से ये बोलोगे ना, 100% आप क्लियर कर लोगे। लेकिन जब आप 5 बार ये बोलोगे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई आपको ऐसे धीरे 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 मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। तो ये बोलना ही नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं देना उधर। बस अपने को ये देना, ये तो मैं निपटा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये सोच रख लिया आपने, तो 100% आप उसको निपटा ही देंगे। ठीक है। और 2 महीने बाद आपका रिजल्ट कुछ और होगा। तो रैंक के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपना 100% दिए। हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है, हर आदमी की थिंकिंग पावर अलग होती है, हर आदमी का स्किल अलग होता है। हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और जॉब तो भाई सबकी लगती है। मैंने देखा है जैसे लोग हाइप करते नहीं, आईटी बॉम्बे जाओगे तभी जॉब लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ बताऊं तुमको सच्चाई, जो आईटी बॉम्बे में जो जॉब लगी, वो जॉब एनआईटी तिरची वाले की भी लगी हुई है। प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम पैकेज, सेम कंपनी। तो इसलिए बस सोचो यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनआईटी तिरची जाना है अपने को, जाना भी आईटी बॉम्बे ही है, सपना तो वही रखेंगे। ठीक है। इसलिए मैं बताना चाह रहा था ये चीज, कि ये बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। ये दिमाग से पॉइंट को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। नहीं होगा, होगा, 100% होगा। ठीक है। तो फियर को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल कैसे करना है? फियर को ज्यादा हावी नहीं होने देना, उसके उसको टाइम ही नहीं देना है। उसको पालना और पोसना ही नहीं है हमें। और अपने को दिन में 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, सुबह उठते ही, दोपहर में और शाम को, ये एग्जाम में करेक्ट कर दूंगा। और उस रेशियो में आपको प्रिपरेशन करना है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको भी पता है। आपको भी लग के करना पड़ेगा, जम के करना पड़ेगा, और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है। इंप्रूव क्या करना है? सेकेंड पॉइंट, देखो यार, ये जो गेट का एग्जाम होता है ना, इसके अंदर क्या चेक किया जाता है? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम ले लो आप, कि हर कोई को कलेक्टर बना दो यार, पॉसिबल है क्या? एग्जाम क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए एग्जाम। एग्जाम लेने का मकसद क्या है? एग्जाम लेने का मकसद है आपका नॉलेज चेक करना, टाइमिंग मैनेज करना, कैसे करते हो आप, और कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हो। ये 3 चीजों का मिक्सर होता है हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। ये 3 चीजें आपको करना आ गया, तो एग्जाम क्रैक करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं। से गेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी 2 महीने के अंदर में, अब सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ लिए भी होंगे। नॉलेज मैनेजमेंट स्किल आपको क्या करना है? इंप्रूव करनी है। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है, 12 सब्जेक्ट है। अभी आप ऑपरेटिव सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करें, सीएन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सीएन का सॉल्व कर रहे थे तो सीओ का आ गया, सीओ का सॉल्व कर रहे थे सी आ गया, सी का सॉल्व कर रहे थे डीबीएमएस का आ गया। तो हर क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज होने लगता है इसमें। तो स्विचिंग फास्ट होनी चाहिए सब्जेक्ट के बीच में। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट के अंदर में काफी अच्छी हो, आपके चैप्टर लिंक हो, चैप्टर नॉलेज आपका काफी लिंक हो, अच्छा हो। ठीक है। टॉपिक अच्छे से कवर हुए हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें क्या हो आपकी, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं जो मिक्सिंग सब्जेक्ट के रहते हैं। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आ जाएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर में जैसे आपका ट्यूसी है, उसके में उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, मोनो आईडी, और ये सब भी क्वेश्चंस वहां पे ट्यूसी के अंदर में भी यूज होने लगते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज होने लगता है। प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी घुस सकता है वो, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट में कहीं भी अप्लाई हो जाता है वो। ठीक है। तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट का जो नॉलेज है,
वो कब कौन सी चीज कहाँ यूटिलाइज करना पड़ जाए। ठीक है, ये आपको उस स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है। तो रिवीजन सब्जेक्ट का प्रॉपर करना है आपको। ठीक है, रिवीजन के साथ इस प्रॉपर देना है, एनालिसिस प्रॉपर करना है। ठीक है, टाइम मैनेज करना है। ठीक है, नॉलेज के बाद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी जितने भी टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश करिए 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाए यार। क्योंकि गेट के एग्जाम में 3 घंटे का पेपर रहता है, और सारे क्वेश्चन आपको वहां नए, और प्रेशर भी हाई रहता है। सारे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, रीड करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, 3 घंटे हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय डिसीजन लेना कि 1 मार्क्स का है तो कितना टाइम मैं दूं, जिससे मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर सकूं, खासकर मेरे इजी वाले क्वेश्चन छूटे ना। एक टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ भाई, पहले ना जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो पहले इजी इजी पूरे बना डालो। ये तो बचपन से सिखाया जाता है, हर बच्चों को सिखाया जाता है। जब इजी खत्म हो जाए, तो फिर उन क्वेश्चन को जो जो मॉडरेट है थोड़े से, एकदम डिफिकल्ट को मत पकड़ो। जिसमें लग रहा नहीं यार इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, लास्ट में रखो। टाइम मिला बनाएंगे, नहीं मिला नहीं बनाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है। 7 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो छोड़ सकते हैं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ज्यादा अटेम्प्ट किए तो गलत होने के चांसेस है। तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमको टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, टाइम कैसे सीख पाएंगे? जितना ज्यादा टेस्ट आप देंगे, उतना ज्यादा आप इफेक्टिवली, ज्यादा से इसलिए बोला जाता है ज्यादा ज्यादा टेस्ट लिखो। मैं जैसे अपने बच्चों को बोलता हूँ भाई आप 2 3 कोचिंग का टेस्ट ले लो, लिखो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, एनालिसिस करो। ठीक है, उससे आपको एनालिसिस करने से आपका सब्जेक्ट भी रिवीजन हो रहा है, और आपका नॉलेज, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सामने से गुजरेगा, क्वेश्चन गुजरने से आपका नॉलेज स्किल भी क्या होगा, अच्छा खासा डेवलप होगा, टाइम भी मैनेज होगा। अच्छा, जैसे नॉलेज इंक्रीज होता है ना भाई, जब नॉलेज इंक्रीज होता है प्रेशर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। नॉलेज नहीं रहता तभी तो प्रेशर रहता है। मतलब हमने एक फॉर्मूला बच्चों को बता के रखा हो भाई, लोगों को स्ट्रेस क्यों आता है? स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, लो होता है। और कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों हो जाता है? क्योंकि नॉलेज कम होता है। यदि आपके पास नॉलेज है, टाइम मैनेजमेंट करना रहा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेपर स्टार्ट किए, और पेपर जैसे ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के 2 3 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मत डरो, आगे बढ़ते जाओ। 10 क्वेश्चन भी ना बने तो भी मत डरो, आगे बढ़ते जाओ। सेकेंड राउंड में जब आओगे ना, वो सारे क्वेश्चन जो छोड़ के गए थे तुम, धीरे धीरे वो भी बनने लगेंगे। क्योंकि माइंड स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टेबल नहीं रहता। माइंड को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने स्टेबल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल कर लिया माइंड को, तो हैप्पी होके पेपर को सॉल्व करो आप। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो पहले आप अपना नॉलेज इंप्रूव करो, सब्जेक्ट प्रॉपरली रिवाइज करो, और सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस हैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, आप टेस्ट प्रॉपरली दो आप। उसी से आपका टाइम भी मैनेज होगा, और प्रेशर, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेस लेवल आपका क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे अब वर्क करने का टाइम आ चुका है, ये 2 महीने इसी पे वर्क करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग देखें यहाँ पर कि कैसे हम समझ पाएंगे, उस देख पाएंगे कि हमारा नॉलेज किस वे में है, मतलब अच्छा है, या मुझे और वर्कआउट करना है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, वो लोग क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट का ग्रुप बना लेते हैं। ये भी ग्रुप आपको पता है, से मैथ्स और अपटी का ग्रुप बना लिया। अभी 2 महीने बच्चे, कुछ कुछ बच्चे आए अभी मेरे पास, सर मैं मैथ्स और अपटी में उतना टाइम नहीं दिया हूँ। तो मैंने उनको बोला भाई अभी भी टाइम नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। अभी आप क्या करो कि हर दिन 1 घंटे 2 घंटे डिसाइड करो सोने से पहले, मैथ्स और अपटी पे टाइम दो। क्योंकि मैथ्स और अपटी नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ोगे तो भाई वेटेज ज्यादा है। ठीक है, 28 मार्क्स के आसपास आएगा, तो दोनों को मिला के। तो उस केस में यदि आपने छोड़ दिया तो पूरे मार्क्स निकल जाएंगे। यदि आप इस 28 से 20 मार्क्स ला देते हैं, भी आपको 40 का फाइट करना है भाई। 40 नंबर और ला दो, 60 नंबर, टॉप 100 के आसपास पहुंच जाओगे आप। ठीक है, सर लास्ट ईयर भी देखो 25 रैंक आई थी सोमिल की, उसकी उसका मार्क्स कितना था, 69 पॉइंट समथिंग था। 69 मार्क्स लाने से 25 रैंक आ गई थी।
इस साल भी ऐसे ही रहेगा, चिंता मत करो। बहुत ज्यादा मार्क्स ऊपर जाने वाला नहीं है। क्यों? चूंकि एमएसक्यू आएंगे, एमएसक्यू में गलती होने के चांसेस रहते हैं। और जिन्होंने प्रॉपरली ढंग से, पहले क्या होता था, फार्मूला वामला याद करके जाओ तो दो चार क्वेश्चन बन जाते थे। अब के एमएससी वगैरह रहेगा, जो प्रॉपर ढंग से पढ़ा ही नहीं है ना, एनालिसिस नहीं किया है प्रॉपर ढंग से, थ्योरी एनालाइज प्रॉपर ढंग से नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो एमएसक्यू से नंबर्स नीचे आते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आपको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने तो हर चैप्टर में नोट्स लिखा के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा मतलब आपको पॉइंट्स लिखाया हुआ है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो आपको आपको तो काफी हेल्प हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, इनको इनको डेली आप कोशिश करो। यदि आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स और अपनी थोड़ा सा अभी भी वीक है, तो डेली 1 घंटे दो आप। अभी 2 महीने का टाइम है, 60 घंटे आप दोगे। ठीक है, बीच बीच में एक्स्ट्रा टाइम दे देना, तो 100 150 घंटे तक भी पढ़ लेगा तो बहुत है, हो जाएगा। और क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, प्रैक्टिस ज्यादा करो। प्रैक्टिस ही है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है। सीडीएस एल्गोरिथम कर लो आप, टीओसी कर लो, सीडी कर लो आप। ठीक है, फिर एक ग्रुप इनका बना लो आप। ठीक है, यदि ये अच्छा है तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें तो 2 ही 3 चैप्टर है, सीडी में बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। डिजिटल है, ओएस है, सीओ है, और उसके बाद डीबीएमएस है, देन कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इसमें ना अभी कई टाइप के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सही टाइम में चीजों को स्टार्ट कर लिए होंगे, सही टाइम में स्टार्ट करने की वजह से उनका सिलेबस कवर हो गया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा लेट चालू किए होंगे। तो जो लेट चालू किए हुए बच्चे हैं वो थोड़ा सा डरे रहते हैं, यार मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं हुआ है, तो कैसे होगा, कैसे रैंक आएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्री फाइनल ईयर में होंगे, हो सकता है उनका भी सब्जेक्ट 2 से 3 सब्जेक्ट छोटे हो अभी भी। ठीक है, तो जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिया है, तो वो तो बस टेस्ट देते रहे। और उनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस समय दिसंबर आ चुका है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैं जितने भी अपने टॉपर्स को देखा हूँ, टॉप 100 के अंदर में, 200 300 के अंदर में, मैं सबको बोलता था भाई दिसंबर आ गया, मॉक स्टार्ट करो। ठीक है, जो आनाकानी करता था तो फिर उसकी रैंक नहीं आती थी। ठीक है, जो बोलता नहीं मैं जनवरी में करूंगा, ठीक है, तो जनवरी थोड़ा सा लेट हो जाता है। दिसंबर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि मुझे मालूम रहता है स्टार्टिंग में 5 to 6 टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हमको एनालिसिस करने का टाइम मिल जाता है, बिग पॉइंट पता चल जाते हैं, रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है। उस तरह से हम लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं विद इन टाइम पीरियड। फिर उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, मार्क्स धीरे 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 बढ़ जाते हैं। अब कब आप अचानक से 50 60 मार्क्स आपके आने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। फिर लास्ट में आपको लगेगा सही टाइम में, टेस्ट को सही टाइम में स्टार्ट करना जरूरी है। सर मेरे सब्जेक्ट टेस्ट नहीं हुए हैं, अभी कंप्लीट हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट टेस्ट आप बीच बीच में देते जाओ, लेकिन कम से कम 1 मार्क फर्स्ट वीक में जरूर दो, भले 20 नंबर आए, उससे मत डरो। ठीक है, ये नंबर डिसीजन पॉइंट नहीं है, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप। टेस्ट अभी हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि हमारा नहीं होगा? इसको ये टेस्ट देके आपको डिसीजन लेना ही नहीं है, ये प्रैक्टिस को उसको मान के चलना है। अगला टेस्ट दो, दूसरा टेस्ट दो, नेक्स्ट टेस्ट दो, धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप वाइज करो। अब बात उन बच्चों की है जिन बच्चों ने लेट स्टार्ट किया और उसकी वजह से उनका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनका क्या होगा? ठीक है, यदि बाई चांस मान लो बच्चों आपका सीओ नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो बोलोगे सर मेरा सीओ नहीं हुआ है, ठीक है सर मेरा सीएन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा आपको फील हो रहा है एक या दो बड़े सब्जेक्ट आपके नहीं हुए हैं, तो आप छोड़ दो। सर क्या मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास साहिल था, ठीक है, प्रांशु था, और भी स्टूडेंट थे जो कि बिना पूरे सब्जेक्ट पढ़े, साहिल अभी ये जो अपने सोमिल था जिसका 25 रैंक आया है, उसने भी 6 में रैंक, उसकी रैंक 600 कुछ रैंक थी, 613 के आसपास थी, एग्जैक्टली याद नहीं, 600 प्लस रैंक थी उसकी। उसके लिए 3 सब्जेक्ट नहीं किया था, बिना 3 सब्जेक्ट किए भी 600 रैंक लाया। जो कि बाकी जो सब्जेक्ट किया था वो बहुत अच्छे से किया था, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से किया था, उनका टेस्ट प्रॉपरली दिया था, तो 600 रैंक लाया। बिल्कुल आप 2 से 3 सब्जेक्ट ना करके भी 600 रैंक ला सकते हैं, यदि आपने मैथ्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कवर कर लिया है, और ये 2 पार्ट आपने नहीं भी किया है, तो भी आपके रैंक 300 के अंदर में आ सकते हैं, तब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट उनके कवर नहीं हुए थे,
ठीक है, तो 300 रैंक ला, जो 300 नहीं आएगा 600 आएगा, 600 नहीं आएगा 1000 आ जाएगा भाई, 1000 भी आ गया तुम्हारा भला हो गया, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना है। ठीक है, और एक दो सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उनको अभी छोड़ दो, यदि आप प्री फाइनल ईयर में, यदि फाइनल ईयर में तो भी नहीं हुआ है और टाइम तो अभी उतना ज्यादा है नहीं, तो धीरे धीरे कोशिश करो कवर करने की, कवर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो जो पढ़ चुके हो उसको अच्छे से करो। ये तो उधर प्रैक्टिस कम हो गई, आपने पूरा कवर तो कर लिया है लेकिन उसमें प्रैक्टिस कम किया है, टेस्ट कम दिया है, तो फिर वो जो पढ़ा हुआ था वो खराब हो जाएगा। मेरा बोलना ये है, इसलिए उसको अच्छे से कर लो, एटलीस्ट उसके क्वेश्चन आपसे बन जाए और सही बन जाए, जिससे आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, नैक करने के बजाय। ठीक है, तो क्या सर 2 महीने हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट को छोड़ दें या कर लें जो बचा हुआ है? ठीक है, तो पहला टारगेट जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उस पर पूरा प्रैक्टिस करो। फिर आपको लगता नहीं वो मेरा जो पार्ट था जो हो चुका है वो परफेक्ट हो चुका है और अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, सीओसीएन कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर, कोई एक सब्जेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि आपको लगता नहीं मैं 15-20 दिन में पूरा कर लूंगा तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। या मामूली 20 क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ, तो उतना भी सिलेक्टिव टॉपिक्स भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन टारगेट होना चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, यदि वो गलत हो गए क्वेश्चंस तो फिर गड़बड़ है, फिर आपका लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया सभी को? तो मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि यदि आपके पूरे सब्जेक्ट हो गए तो आप मॉक टेस्ट के अंदर में जाइए, मॉक टेस्ट प्रॉपरली लिखिए आप और उसको एनालिसिस करिए, बिग पॉइंट निकालिए। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है सभी को, वो बहुत से लोग कर भी चुके होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीट करना मालूम ही है। सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट गो फॉर टेस्ट, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है। टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद अपने मिस्टेक पॉइंट करने, और टेस्ट से ही पता चलता है आपका बीकर एरिया कौन सा पॉइंट आपका अभी भी वीक है। ठीक है, उनको क्या करना है, इंप्रूव करना है। ये तो आपको सभी को पता है यार, कि हमें सब्जेक्ट देना है, टेस्ट देना, लिसिस करना है, बिग पॉइंट निकालना है, उस बिग को पॉइंट को इंप्रूव करना है। क्लियर पॉइंट, उसको क्या करना है आपको, इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर में यहाँ पे देखिए, रिपीट स्टेप 1 to 5। 1 to 5 का मतलब यहाँ पर इसके है कि 1 to 5 पॉइंट ये है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 1 to 5 रिपीट फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया 6, इसको 7 ले लीजिए, इसको 8 9 10 ले लीजिए, 10 पॉइंट्स है टोटल ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, रिपीट स्टेप 1 to 5 फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट लिए रिपीट करना है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स उन बच्चों के लिए जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, कि सब 2 महीने बचा है, अभी से मुझे गेट पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सर मेरा कुछ भला होगा, तो अब भला कितना होगा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये है कि आगे आपको ये जो फायदा होगा कि यदि आप आज से भी गेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको आगे दिखेगा, नेक्स्ट ईयर दिखेगा। अभी मैं बोलूंगा कि 2 महीने पूरा गेट ही निकाल लोगे आप, यदि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। सच्चाई बोलने में थोड़ा सा दर्द तो होता है, लोग मतलब आपको भी लगे पता नहीं सर कैसे बोल रहे हैं ये चीज, लेकिन ये यदि आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है और आपने सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका इसका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कभी खराब नहीं जाती है, प्रिपरेशन आगे यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो बेटर है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और इसी तरीके से करो आप। ठीक है, इसके बाद यदि आपका सब्जेक्ट सभी खत्म हो गए, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट गो फॉर मॉक टेस्ट, गो फॉर मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद फिर वही पॉइंट आता है कि एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम में आपका स्लॉट है। जैसे अभी इस साल सैटरडे को पेपर है, 4 फरवरी को 9:30 से पेपर स्टार्ट होगा, तो आपको हमेशा उसी स्लॉट पे पेपर देना है। सैटरडे के दिन 9:30 पे आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, दिमाग शट डाउन नहीं होना चाहिए, उस समय नींद नहीं आनी चाहिए अपने को, एकदम एक्टिव मोड में रहना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप इस बाकी समय भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बाकी समय नहीं दे सकते हो, लेकिन सैटरडे के दिन 9:30 पे मॉक टेस्ट जरूर लिखो आप लोग, वो दिन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब कितने सैटरडे निकलेंगे देख लो आप 2 महीने के अंदर में।
उसके हिसाब से प्लान कर लो। वो दिन, वो टाइम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना चाहिए। तो मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि जो एक्चुअल टाइमिंग है, स्लॉट है, उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट लिखिए, फिर एनालिसिस करिए। फिर उसके बाद, हाँ एक चीज और, जो टेस्ट देते हैं ना, और टेस्ट का भी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। कोई नया फॉर्मूला मिल गया, नई थ्योरी मिल गई, तो उसको भी लिख के रखिए आप, जिससे कि आगे गलतियां ना हो आपसे, वो यूटिलाइज भी हो, और आपका नॉलेज धीरे धीरे क्या हो, इम्प्रूव होता जाए। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एक यूटिलाइज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो भी आप एनालिसिस करिए। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाइए। कोई भी नया फॉर्मूला मिल रहा है तो नोट कर लिए, कॉपी नोट कर लिए, या एक्स्ट्रा पेज में नोट करके रख लीजिए आप कहीं पर। ठीक है, तो इसका भी नोट्स, कॉपी का नोट्स बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का नोट्स बनाना, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स जरूर, पूरे नोट्स का मतलब ये नहीं पूरा क्वेश्चन लिखो सोल्यूशन नहीं, जो क्वेश्चन आपको मिस हो गए, नहीं बने हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे थे गलती हो गए, उनके बारे में एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो ऑलरेडी बन जा रहे हैं या बनते आ रहे हैं, तो उसको तो देखने का जरूरत नहीं, हो तो बन ही जाएगा आपसे। तो जो नहीं बना, जहां से मिस्टेक हो गया, उन सबको पे फोकस करना है आप सभी को। ठीक है, अब फिर आपको उसके बाद चेक करना है। ये सारे पॉइंट है जो मैंने बताया कि आप कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट पे जाओ, एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट का शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि यदि आपको फील होता है कि आपकी प्रिपरेशन गुड है, अच्छी है, ठीक है, तो रिपीट स्टेप 8 9 10। तो आपके लिए जिनकी प्रिपरेशन गुड है, उनको सिर्फ इतना ही रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है भैया? गिव मॉक टेस्ट इन एक्चुअल टाइम स्लॉट। ठीक है, ये तो करना ही है। बाकी दिन भी आपको टेस्ट लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन टेस्ट लिखना है। तो डेली, अभी सब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 2 महीने बचे हैं और मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, तो मुझे टेस्ट कब कब देना चाहिए? अभी भी कुछ बच्चे ऐसा आते हैं, अभी मुझसे मिल के जाते हैं, पूछ के जाते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ, अभी ना तुम ऐसा कर लो कि हफ्ते में 2 टेस्ट लिखो, 2 मॉक लिखो। ठीक है, जैसे तुमको लग जाए कि तुम्हारे मॉक टेस्ट से तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, ठीक है, और सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मार्क्स 50 60% के आसपास आ रहे हैं, तो फिर तुम डेली या हर 2 दिन में मॉक टेस्ट लिख सकते हो। कोई इशू नहीं है। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सामने से गुजरेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, टाइम मैनेज होगा। ठीक है, आगे फिर मजा आने वाला है, मतलब आप टॉप करने वाले हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये करना है, जो खासकर जिनको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। सर कैसे पहचानेंगे हमारी प्रिपरेशन गुड है? हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है। गुड का मतलब मैं उन सारे बच्चों को बोलता हूँ जिनके प्रिपरेशन का मॉक टेस्ट वगैरह भी लिखना स्टार्ट किए होंगे, और जिनका मार्क्स 40% के अबव आ रहा है। ऐसा नहीं कि 30% वाले का नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन 40% के अबव मार्क्स गेन कर रहा है हर टेस्ट के अंदर में, मतलब उसकी प्रिपरेशन गुड है। ठीक है, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगा 2 महीने के अंदर में, तो 70 80 तक लेके जा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अब कितना टाइम और कितना बारीकी से चीजों को सीख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 30% जिसका आ रहा है, 20% जिसका आ रहा है, उसका खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं यार, जिनका पहला टेस्ट आया, सबसे कम नंबर थे, सबसे लास्ट पे एक झटका लगा, इतना कॉन्फिडेंस आया, फिर नहीं सर, अब तो कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ कि उन्होंने अपने आप को, उन्होंने क्या किया, मोटिवेट किया, इतना ज्यादा मोटिवेट किया, नहीं यार अगली टेस्ट में तुम्हें फोड़ने वाला हूँ। फिर लग के रिवीजन किया, फिर से टेस्ट दिया, धीरे धीरे मार्क्स बढ़े, और उनकी रैंक 250 के आसपास आ गई, आईटी कानपुर पहुंच गए। ऐसे बच्चों को देखा हूं। तो ये बोलना कि नहीं तुम्हारा 40% आ रहा है तभी अच्छा रहेगा, ऐसा बोलना गलत है। लेकिन एक गुड के लिए कुछ तो पैमाना सेट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका यदि मार्क्स 40% के अब आ रहा है हर टेस्ट के अंदर में, ठीक है, तो फिर आप इन्हीं से खेलते रहिए, इंप्रूव करते रहिए अपने आप को। लेकिन जो 30 20% वाला है, वो भी अपने सब्जेक्ट को जल्दी कंप्लीट करके, सब्जेक्ट टेस्ट जल्दी कंप्लीट करके मौके अंदर में घुस जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये काम करना है गुड वालों को। लेकिन जिनको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन क्या है, एवरेज है, एवरेज है, एवरेज है, मतलब उनके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं या आधा अधूरा कंप्लीट है, तो वो पहला काम क्या कर ले कि भाई सब्जेक्ट कंप्लीट करो, टेस्ट दो, ठीक है, एनालिसिस करो, बिकर पॉइंट निकालो, वही सारे पॉइंट्स मैंने जो लिखा था, ठीक है, 1 to 7 रिपीट करो आप। ठीक है, ये मैंने 30 डेज लिखा हुआ है, 30 डेज के लिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 30 डेज दीजिए उसको, आप ये फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए।
कि वो तो आपको पता है ना कौन कौन से सब्जेक्ट आपके छूटे हैं। हो सकता है आपका काम जो मैं 30 दिन के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका क्या हो जाए, 10 दिन में कवर हो जाए, 20 डेज में कवर हो जाए। फिर उसके बाद आप सीधा मॉक टेस्ट के अंदर में इंटर कर जाइए। लेकिन मॉक टेस्ट तो सभी को देना है। फिर उसके बाद आपके पास 30 दिन बचेंगे, और 30 दिन में आप एक एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट या एक एक मॉक टेस्ट देते तो भी 30 मॉक टेस्ट होता है, मोर देन सफिशियंट होता है। हाँ, ये भी बच्चे पूछते हैं सर कितने मॉक टेस्ट हमको देने चाहिए। ठीक है, तो 30-35 मॉक टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छी रैंक इसमें आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन एवरेज है, तो जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, सब्जेक्ट के टेस्ट को कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट टेस्ट नहीं देंगे नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा, नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन जाएगा, और फिर जो नई चीजें आएंगी तो शायद बनने मुश्किल जाएगा। बेकर इस जो पॉइंट्स है या एरिया है उनको कवर कर लीजिए फटाफट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए, या जितने सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतने ही सब्जेक्ट करके जाने हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं मेरे से हो पा रहा है, नहीं करके जाना है, एटलीस्ट उतना तो कर ही लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद फिर आप भी मॉक टेस्ट में चले जाइए, और 30 दिन तो रखिए आप मॉक के लिए। ठीक है, कम से कम 30 दिन तो रखिए। नहीं तो क्या होगा, फिर बाद में आपका मार्क्स कम आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज होने लगता है। ठीक है, तो उतना आपको टाइम रखना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको लग रहा है कि यार एकदम पुअर है, ठीक, पुअर मतलब कि मेरे मार्क्स 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है, या 10 आ रहे हैं, ये थोड़ा सा खराब मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी है भाई, आप 40 डेज ना सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, और 20 दिन फिर आप टेस्ट के अंदर में कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, टेस्ट के लिए चले जाओ आप। तो 40 डेज, जरूरी नहीं कि 40 डेज, आप फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कितने दिन में आपके सारे सब्जेक्ट जितने आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके टेस्ट कवर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट में चले जाओ। ये चीजें आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा, ठीक है, कि कितना हो पाया है। ठीक है, तो गुड का मतलब क्या, 40 के ऊपर नंबर आ रहा है, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 40-50% मार्क्स अभी आ रहे हैं तो मतलब गुड प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन यदि आपका मार्क्स एवरेज का मतलब क्या, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है मार्क्स आउट ऑफ 100 में, ठीक है, तो मतलब अभी एवरेज में है, इसको आपको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करके आपको धीरे धीरे नंबर्स ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो अब बढ़ने में टाइम नहीं लगता, यदि आप लगे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, और प्रॉपर ढंग से लगे हो, बिना डरे हुए, बिना ज्यादा सोचे हुए वर्कआउट आप कर रहे हो, तो मार्क्स आगे इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाती है, कर सकते हैं आप। ठीक है, और एकदम पुअर ही लग रहा है कि नहीं यार अभी तो स्टार्ट किया हूं, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो कोशिश करो 40 दिन ये दो, 20 दिन इसमें दो। एक आगे और भी एग्जाम्स होते हैं, एक चीज और बता दूं आप, कि यार मेरा प्रिपरेशन पुअर इसलिए मैं लीव कर देता हूँ, लीव करने से हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने बताया ना, गेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनको भी तो फाइट करना है ना। यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद में होगा तो क्या बुराई है, किस आईटी से कम है वो, बिट्स में चलेगा तो क्या बुरा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में चलेगा तो क्या बुरा है, ऐसा ही कोलकाता चलेगा तो क्या बुरा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनका खुद का एग्जाम होता है, तो वो भी तो एग्जाम देना है ना अपने को, एक ही जगह थोड़ी रुकना है। या गवर्नमेंट का कोई ऐसा एग्जाम आ गया टेक्निकल में जिसको आपको फाइट करना है, बार्क का देना है, डीआरडीओ का एग्जाम देना है, इसरो ने निकाल दिया तो इसरो का एग्जाम देना है, तो सब बहुत सारी पॉसिबिलिटी ना। तो ये जो प्रिपरेशन अभी जो पुअर लग रहा है आपको ना, आगे जाके वही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी में पुअर थोड़ी रहेगा वो, जैसे आप पढ़ के चीजों को आगे कर लोगे तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, करके लग के करने की जरूरत है। तो पूरे टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, बिल्कुल डरो मत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं, तो कहीं के बीच में डाउट्स आते हैं, उस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट तो सबके लिए कॉमन है। डाउट क्लियर करना इसलिए जरूरी है, यदि आपको डाउट रहेगा तो फिर आगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी डाउट रहेगा, फिर वो मार्क्स आपके घटाते जाएगा। सर डाउट कैसे क्लियर करें, थोड़ा सा मुश्किल जाता है, किससे पूछे, या तो अपने टीचर से पूछो, या तो आपका जो फ्रेंड सर्कल उनसे बातचीत करो, या सबसे अच्छा है कोई नहीं मिल रहा है आपको, गूगल भगवान है ना, टाइप करो, आजकल तो गूगल पे सब मिल जाता है, स्टार्टिंग में 2-3 लिंक आएंगे, वहां पे जाकर रिसर्च करो। ऐसे ही अभी आज की डेट में ये प्रॉब्लम लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी यार लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना डालते हैं गूगल कर करके। ठीक है, तो फिर आप अपने डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, कि आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करके कर सकते हैं, सर्च करके, और आजकल हर चीज मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, इम्प्रूव योर मिस्टेक, हाँ, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, स्पीड, ये सब पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आप। ठीक है, तो जो गलतियां हो रही उनको भी
नोट करके, मतलब दिमाग में स्टोर करके रखो भाई, ये गलती दोबारा मेरे से नहीं होनी चाहिए। तो आगे फिर आपको नंबर्स आपके कट नहीं होंगे, आपके नंबर्स बढ़ेंगे। तो मिस्टेक पे भी अपने को वर्कआउट करना है कि कहाँ पे गलती हो जा रही है। कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लिया मैंने, और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, ट्रू बोल रहा था, और मैं फॉल्स लिख के आ गया, फॉल्स पूछ रहा था ट्रू करके आ गया हूँ। तो ऐसा भी कभी कभी गलत हो जाता है, आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पहला काम पेशेंस रख के पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कम से कम 2 बार रीड करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मिस्टेक होने का खतरा कम रहेगा। दूसरा, कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस समय भी डरे बिना डरे हुए कैलकुलेशन करो। क्योंकि डर डर के करोगे तो उसमें भी गलती होने के चांस रहता है, कि पॉइंट कुछ आ रहा था, मैंने कुछ और लिख दिया, एक जीरो ज्यादा ही लगा दिया। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है आपके रफ में, लेकिन आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उस पर भी वर्कआउट करो आप लोग। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो हो रहा है आपके टेस्ट के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, उनको मिनिमाइज करना है। तो उनको मिनिमाइज करने का तरीका वही है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, प्रेशर रिड्यूस होगा ऑटोमेटिक, आपके नेगेटिव मार्किंग भी क्या हो जाएंगे। सर रिस्क कितना ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर रिस्क कितना ले सकते हैं, कि यदि नहीं आ रहा है तो। देखो, यदि आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, कि आपके मार्क्स, ठीक है, 70+ में आ रहे हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन जिसमें आप 80-90 श्योर है, तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। यदि ये भी क्वेश्चन पर सही हो गया तो नंबर्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और गलत हो गया तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो कोशिश ज्यादा नहीं करना है अपने को। स्टार्टिंग में आपको यही कोशिश करना है, जितना आपको आ रहा है उतना ही बना के आओ। क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट तो रखता है, एक्यूरेसी अच्छी होने से, ठीक है, आपके रैंक्स इंप्रूव होती है, अच्छी होती है। तो इसलिए उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर टेस्ट। वो तो पहले ही बोल दिया मैंने कि शॉर्ट नोट्स बनाओ टेस्ट का, जैसे आप इजिली आगे रिवीजन कर पाओ। कॉपी को रिवीजन करना है, टेस्ट को रिवाइज करना है। नहीं तो क्या होता है, आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको आपने सॉल्व तो किया था लेकिन याद ही नहीं आता है। इसलिए आपको इसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना चाहिए, ठीक है। और मेंटेन कंसिस्टेंसी इन मॉक टेस्ट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चे लोग गलती करते हैं, पहला मॉक दिए, दूसरा दिए, तीसरा दिए, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अभी मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा बोल बोल के पीछे हटाते जाते हैं चीजों को। तो हो सकता है कि आगे जाके काफी आपको लॉस हो जाए। तो आप लेट स्टार्ट करो फिर। तो लेट नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। मतलब आप मार्क्स पे तो सोचना ही नहीं मार्क्स क्या आ रहा है, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना, ये जो फाइट है ना अपने आप से है। ये फाइट किसी और से नहीं। किसी दोस्त का अच्छा नंबर आ जा रहा है तो आपके किसी फायदे का नहीं है, किसी का खराब आना वो भी आपके किसी काम का नहीं है। आपको अपने पे कंसंट्रेट करना है। नहीं तो हम अपने दोस्त का देखते हैं, उसका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, यार वो तो कर ले जाएगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं, नहीं सोचना है, दूसरे की चीजों को देखना ही नहीं है। हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए अपने पे वर्कआउट करना है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मतलब कंसिस्टेंट होके जो आपने प्लान बनाया है, कोशिश करो 80-90% उसको फॉलो करने का। उसको फॉलो कर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अपने आप को मोटिवेट करके तो रखना ही है। जब तक आपने आपको मोटिवेट करके नहीं रखेंगे तो उस केस में भी आपको इशू जाएगा। और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। बिग डेमो लेके जो हम आगे बढ़े थे, एक बड़ा सपना तो देखे थे गेट की तैयारी स्टार्ट करते समय, ठीक है। तो उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए आपको लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा। और लास्ट तक लगे रहोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। गेट में मिलेगा, किसी कारण से कुछ चूक हुई तो आगे जो एग्जाम है उनमें 101% आपको फायदा मिलेगा। जैसे अमन था, गेट में नहीं हो पाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने बेस्ट निकाल के आज उसकी अच्छी जॉब्स लग गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि और भी अपॉर्चुनिटीज, कब कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाए किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए कभी भी लीव मत करो, ठीक है। तो अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो आईआईटी भी मिलेगा, और उसके साथ अदर ऑप्शंस भी मिलेंगे। वे आपकी मर्जी है, मल्टीपल चॉइस आपके पास में रहेंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। तो लीव नहीं करना है, लास्ट पॉइंट, सिर्फ लग के तैयारी करना है। और ये पॉइंट पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। नॉलेज इंप्रूव करिए, टाइम मैनेज करिए और प्रेशर को कंट्रोल करिए, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, फायदा आपको शायद मिला होगा थोड़ा बहुत। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए हमारे उस पर। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे उस कमेंट पर मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।